नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्या पीओजेके ने ऐलान कर दिया है कि वो अब हिंदुस्तान की तरफ कूच करने वाला है? दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके में इन दोनों हालात लगातार चर्चा का विषय बने हैं। विभिन्न रिपोर्टों और प्रदर्शनों में पाकिस्तान सरकार, महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सेना और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में आर्थिक संकट, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध दर्ज कराया है। हाल ही के महीनों में पीओजेके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच भारत के समर्थन में नारे सुनाई दिए और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ा है। पीओजेके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी की गई है कि हमें भारत में मिला ले। भारत लगातार पीओजेके को अपना अभिन्न अंग बताता रहा है। फिलहाल पीओजेके में बढ़ते विरोध, आर्थिक संकट और पाकिस्तान विरोधी नारों ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को फिर से चर्चा में ला दिया है और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर के लोग बहुत जल्द भारत में वापसी की मांग कर रहे हैं। तो पीओजेके की जनता को भारत आखिर पसंद क्यों है, इसकी अगर बात करें तो भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की उम्मीद है, रोजगार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शानदार सुविधा, शिक्षा और उच्च अध्ययन के अधिक मौके हैं। सीमा पार पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्तों का मुद्दा, विकास कार्यों और बुनियादी ढांचों की अपेक्षा पर्यटन और व्यापार बढ़ने की संभावनाओं पर लगातार भारत में चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी की शानदार नीतियां सबसे बड़ी वजह भारत में मानवाधिकार स्थित सर्वोपरि है। भारत में कानून व्यवस्था है। भारत में चौक चौराहों पर नियम कानून नहीं बनते हैं। भारत संविधान से चलने वाला एक मजबूत देश है। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते जी। हाँ मनन सर, हमारी एक टैगलाइन है जो लगातार हम बिग वॉल पर अपने चला रहे हैं कि पीओजेके का ऐलान, हम वापस चले हिंदुस्तान। ये टैगलाइन आपको कैसी लगी और इसको थोड़ा सा डिटेल में आप ब्रीफ करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज है कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारतीय सरकार के स्टेटमेंट्स को देखें, और स्टेटमेंट्स तो बहुत छोटी चीजें होती हैं, वो तो सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग होती है। पर अगर हम हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के स्टैंड पॉइंट को देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत शुरू से क्लेम नहीं करता रहा है, बल्कि मानता रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है। मतलब उसमें ये है। और उसके अलावा हम देखें तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को देखें, जिसको भारत पूरी तरीके से फॉलो करता है, तो उसमें हम पाएंगे कि किसी भी राष्ट्र को, भले ही वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये राइट नहीं है कि सॉवरेनिटी का स्टेटस किसी क्षेत्र का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का स्टेटस, कोई पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंज, ये किसी भी राष्ट्र के अधिकार से बाहर की चीज है, बाहर का एलिमेंट है, जो कि पाकिस्तान ने बड़ी चपलता और कुशलता के साथ पिछले 70-80 वर्षों से किया है। तो कहने का मतलब ये है। उसके अलावा जो आपकी टैगलाइन है वो बड़ी ही सार्थक है और जी। बड़ी ही इंपोजिंग है और बड़ी, क्या कहते हैं, कंटेम्पररी है। क्योंकि हम देखेंगे कि जिस तरीके का अत्याचार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां के जनमानस पे होता रहा है, और किस तरीके से सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के इस्लामाबाद और रावलपिंडी वहां के लोगों को रखता है। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज लोगों ने उठाए हैं, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज पीओजेके में है, और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नेंस है, जो बड़ा बैंडिड अबाउट टर्म है, पर ये सच्चाई है, ये सार्थक होता है साथ मेरे जैसे या आपके जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। ये चीज ही मुहैया नहीं करवाई गई है, आज से नहीं, 20 साल से नहीं, पर पूरे 80 वर्षों से पाकिस्तान में। और अगर हम इतिहास को देखें
तो हम पाएंगे कि भारत ने प्लेबिसाइड के लिए भारत 47-49 में एग्री कर गया था, जी। पंडित नेहरू एग्री कर गए थे, पर शेख अब्दुल्ला को जब 1953 में हटाया गया एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमें ना तो इंडिविजुअल प्लेबिसाइड से एग्री करते हैं और ना ही हम किसी रीजनल प्लेबिसाइड से एग्री करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण, इस राजनीतिक वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस के कारण वहां की जो जनता है पिछले 70-80 वर्षों से भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद से सफर करती रही है, और पाकिस्तान बल्कि अपने आप को वहां के जो सरकार है उससे भी अलग कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेमोग्राफिक चेंज और संप्रभुता का क्राइसिस वहां पे लगातार बरकरार रखना चाहता है। मैं ये कहना चाहूंगा। मनोज साहब, आपने इतिहास का जिक्र किया। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना, 47 में भारत पाकिस्तान आजाद हुए, और इस आजादी के बीच जब पीओजेके का मुद्दा आया तो आप याद करिए नेहरू जी यूएन के अंदर गए थे और इंडेक्स 6 के तहत उन्होंने ये शिकायत दर्ज की थी कि कैसे पाकिस्तान के कबायली भेष में पाकिस्तानी सेना जो है वो पीओजेके पर कब्जा कर रही है। उसके बाद प्लेबिसाइड का आपने जिक्र किया, वहां पर जनमत संग्रह का आपने जिक्र किया। तो जनमत संग्रह को लेकर भारत हमेशा से तैयार रहा है, चाहे जूनागढ़ का मुद्दा हो, चाहे हैदराबाद का मुद्दा हो, जितने भी मामले उलझे भारत ने कहा कि वो जनमत संग्रह के लिए तैयार है। लेकिन पीओजेके का मामला, क्योंकि यूएन की तरफ से यह निर्देश दिया गया, इंडेक्स 6 में आप बाध्य नहीं होते हैं इन शर्तों को मानने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस आपके ऊपर लगाता है, लेकिन पहले पाकिस्तान की सेना उस अधिकृत इलाके से पीछे हटेगी, उसके बाद भारत की सेना को पीछे हटना पड़ेगा, फिर जो है वो जनमत संग्रह होगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसी नीति में कभी रहा नहीं है, विश्वास नहीं रखता है, और वो जबरन उस अधिकृत कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि, क्योंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करी और यूनाइटेड नेशंस की बात करी, तो दो केसेस मुझे याद आते हैं जो मेरे जैसे साधारण अध्यापकों के लिए स्टेपल फेयर हैं, मतलब हमारे लिए ब्रेड एंड बटर इश्यूज हैं, जो हर चौथे पांचवें दिन या हर महीने हम लोग स्टूडेंट्स को, जो हमारे तो ऑफिसर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम बताते हैं। तो उसमें यह है कि निकारागुआ का केस हुआ था आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1986 में, और एक टार्डिक केस हुआ था आगे चलकर 1990s में। तो इन दोनों में हम देखें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान की जो नीति है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। लचर नीति कह सकते हैं इसको कुछ लोग, और कुछ लोग इनिमिकल नीति भारत के राष्ट्रीय हित के लिए कह सकते हैं। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र आईसीजे में नहीं जा सकता अगर वो अपने यहाँ पनप रहे आतंकवादी संगठनों, अपने यहाँ पनप रहे पॉलिटिकल ग्रुप्स को, अपने यहाँ पनप रहे एनजीओस को, या और तरीके के जो क्या कहते हैं गुट होते हैं, उनको अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो राष्ट्र टार्डिक केस के अनुसार और निकारागुआ केस के अनुसार भारत के ऊपर पाकिस्तान कभी भी आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान बीच में कई वर्षों से ये लाइन भी लेता है कि वहां के टेरर मॉन्गर्स, वहां के आतंकवादी और पीओके के आतंकवादी, जिसको जेएसी को, बल्कि जो वो एक पूरी तरीके से एक रिबेलियस ग्रुप नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ग्रुप है, जो पीओजेके के अवामी कमेटी है, जमात अवामी कमेटी, उसको भी टेररिस्ट संगठन की तरह डेजिग्नेट कर चुकी है पाकिस्तानी अथॉरिटी। तो ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि ये जो संगठन है, आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर तैयबा या इंडियन मुजाहिदीन, ये उसके यहाँ पनपे हुए हैं या उससे कनेक्टेड है, तो इसके चलते आईसीजे में या इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे जाने का, सामने जाने का राइट, और भारत के अगेंस्ट गुहार लगाने का राइट, वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पूरी तरह खो देता है। तो एक बात तो ये, और उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि पंडित जी तो तैयार थे, नेहरू जी तैयार थे प्लेबिसाइड के लिए, और यहां तक की बात है कि जो यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ, और उसके अलावा जो ओवन डिक्सन प्लान भी यूनाइटेड नेशंस ने भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए खड़ा किया, वहां पर भी
भारत ने पूरी तरीके से एग्री किया। उन्होंने कहा आप प्लेबिसाइड करवाइए, आप सीज फायर का जो 47 एग्रीमेंट है बिल्कुल। उसको भी सामने लाइए। पर पाकिस्तान हर वक्त एक तरह की आंख मिचौली खेलता रहा यूनाइटेड नेशंस के साथ। और ये मुझे कहना पड़ेगा, मैं अमेरिकी विषयों का विद्यार्थी हूं, जी कि जी। इसके लिए उसे अमेरिका का भी सपोर्ट मिला, जिससे टर्फ हमारे लिए, भारतीय राजनयिकों के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। मैं यह प्लेबसाइड का कहना सर चाहूँ, ये जिक्र कहना किया तो चाहूँ। आप याद करिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने यूएन के अंदर खुद ये माना था कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान के सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया है। उसके बाद भी वो इस पूरे क्षेत्र से हटने के लिए राजी नहीं है। मनन साहब, अगर मैं पाक अधिकृत कश्मीर के भविष्य की बात करूं तो उसका भविष्य आने वाले 10 साल में आपको क्या लग रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान अब भारत की आंतरिक सुरक्षा में इंटरफियर करता रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो, कश्मीर में हो, आज से 20 साल पहले पंजाब में हो, पूरी तरीके से ब्लड बाथ, हमारे यूथ को ब्लड बाथ में इन्वॉल्व कर रखा था पाकिस्तान ने। तो वो सारी के वो इस तरीके के सारे डेवलपमेंट्स एक तरीके से अब हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग तो यहां तक कहते हैं, और लोग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है यहां तक कहती है, कि जिस तरह की एथनिक क्लेंजिंग कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई, उसी तरह की एथनिक क्लेंजिंग कहीं ना कहीं प्लान की जा रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी। पहली बात। और ये, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीओके के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से त्रस्त हैं, ऑप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, जहां तक पाकिस्तानी अथॉरिटी या पाकिस्तानी हुक्मरानों का सवाल है। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी हुए, मैं अमित शाह जी बीजेपी के इसलिए नहीं, वो भारत के मिनिस्टर हैं, हमारे अधिकारी हैं, और मोदी साहब ने भी ये बात बोली है, और जयशंकर साहब भी पिछले 6 महीने और 1 साल से प्रखर रूप में इस बात को इंटरनेशनल प्रोस्ट्रम पे लगातार लाते रहे हैं जी। कि पीओजेके पे हक जो है हमारा भारत का है। पर इसमें हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते हैं या जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। वहां का जो कल्चर है, जो सिंक्रेटिक इथोस है, जो रिलीजियस कन्फर्मिटी है इंडियन कश्मीर के साथ, उसके अलावा जो एथनिक शेयरिंग है पीओजेके और श्रीनगर के बीच में, उन सबको देखा जाए तो भारत का हक नहीं, भारत एक तरीके से उनका भाई है। और पूरी तरीके से मुझे लगता है अगले 5-6 वर्षों में पीओजेके भारत का एक अभिन्न अंग बनेगा। पर उसमें यह बात भी है कि वहां पर इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वगैरह होते रहे कि भारत के ऊपर यह क्वेश्चन है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को कब क्रॉस करे। मेरे जैसे जो स्वतंत्र विधा के नागरिक हैं, हम लोग ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर लेना चाहिए, और पीओजेके को फ्रीडम, असली फ्रीडम, इनको ये बताया जाए कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, असली फ्रीडम वहां के त्रस्त जनमानस को दी जाए। मनन साहब, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है। जब मेरे साथ कई पाकिस्तानी पैनलिस्ट जुड़ते हैं, वो पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहे इस प्रदर्शन को भारत समर्थित प्रदर्शन बताते हैं। उनका ये कहना है कि ये भारत समर्थित लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं और पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा और किसी भी राष्ट्र के गवर्नेंस में, अपने इतिहास में, इतिहास गवाह है, मीडिया गवाह है, लिटरेचर साहित्य गवाह है, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। हमने पाकिस्तान में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। वो अलग बात है कि जो राष्ट्र का जो पेट्रियोटिक सेंटिमेंट होता है उसके चलते अलग तरीके की बातें कही जाती हैं। मेरे जैसे पैशनेट और इमोशनल अध्यापक इस तरीके की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ, जो ओरिजिनेशन मिथ है पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद, वो पूरी तरीके से भारत को खंडित करने की रही है। कोई भी युद्ध नहीं चाहता, पर जिस तरीके से दोनों राष्ट्र 49 में 1965 में, 71 में, 99 के कारगिल में, उरी में और पहलगाम के बाद के ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ ब्लोज एक्सचेंज कर चुके हैं, ये दोनों राष्ट्रों के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर देखा जाए
तो जो पूरी स्थिति पाकिस्तान में है गवर्नेंस की, जो आंतरिक सुरक्षा की लचर स्थिति जी। पाकिस्तान में है, वही कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है, वही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है पीओजेके में। तो तो मनन जो साहब, अगर पीओजेके सामने में से जो अब हो रहा है पाकिस्तान, उसमें भारत का कोई जी जी, हाथ नहीं, ये वहां के लोगों का सफरिंग है, लोगों का दुख है, जो वो बार बार प्रोटेस्ट के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मनन साहब, तो ये मान के मैं चलूं कि अगर अब सामने से पाकिस्तान के कोई पैनलिस्ट ये सवाल या फिर ये जवाब देते हैं, तो उनको मैं कह सकता हूं कि आप सिर्फ दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, पीओजेके के अंदर मनन साहब जो हालात इस वक्त हैं, इसका सबसे मूल कारण क्या है? अगर मैं कहूं कि 10 शब्दों में आपको बताना हो कि सबसे मूल कारण क्या है कि ये हजारों लोग, सर भीड़ देखिए, सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनके सीने पर मनन साहब गोलियां मारी गई हैं पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जारी है। कोई तो देखिए, वजह बहुत बड़ी होगी सर। जब पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे, हम लोग दिल्ली में अध्यापक के तौर पर, एकेडमिक के तौर पर बड़े दुखी होते थे कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो यूथ है इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में, उसको किस तरीके से आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, उसको किस तरीके से दुखद तरीके से रेडिकलाइज किया गया है, ये सब बातें हम करते थे। तो उसमें इस पूरी बातचीत में ये है कि ये चीजें अब पास्ट की हो गई हैं, और जिस तरीके से क्लेंजिंग की गई है कश्मीर की, भारतीय कश्मीर की क्लेंजिंग की है हमारी सरकार ने, किसी पॉलिटिकल आउटफिट ने नहीं, हमारी सरकार ने, जो कि किसी भी सरकार का राजधर्म है, वैसे ही क्लेंजिंग की जरूरत मुझे लगता है अब पीओजेके में भी है। बिल्कुल मनन और साहब, और ये तय है चाहिए। आने वाला वक्त पाक अधिकृत कश्मीर के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं वहां की जनता के लिए। फिलहाल मनन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।